हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज पार्ट 2 यानी वेतन शीर्षक से आय नामक चैप्टर का यह दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में यानी अब तक अपन जो बात कर चुके हैं वो है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर सैलरी हेड। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर सैलरी हेड में अपन ने ये सीखा था कि वे कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी आय को वेतन शीर्षक की आय में शामिल करें अथवा नहीं करें। उसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत अपन वापस रिपीट करते हैं और महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको याद होगा कि इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन शीर्षक के अंतर्गत किसी भी आय को शामिल करने के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध हो, प्राप्त करने वाला कर्मचारी और चुकाने वाला नियोक्ता हो। इसी तरह से फिर अपन ने पहले लेक्चर में सीखा था कि वेतन शीर्षक की आय की गणना, कर योग्य आय की गणना करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट में सबसे पहले बेसिक सैलरी, मूल वेतन लिया जाता है। बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने के लिए हमने सीखा था दो तरीके हैं। एक तरीका जबकि आपको फिक्स वेतन दिया हुआ हो और दूसरा तरीका जबकि सैलरी ग्रेड दी हुई हो, सैलरी ग्रेड, वेतन श्रृंखला। और यदि वेतन श्रृंखला दी हुई है तब हमें खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है कि सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन अगले माह की प्रथम तिथि को देय होता है, अतः अगले माह पिछले महीने का यानी मार्च का वेतन अप्रैल में कर योग्य होता है। इसी कारण से सरकारी कर्मचारी के लिए 1 मार्च 2019 से 28 फरवरी 2020 तक का वेतन कर योग्य होगा, जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का वेतन कर योग्य होता है। इसके अलावा बोनस, कमीशन, ये सारे के सारे जितने भी अपने नियोक्ता से प्राप्त हो वो सारे के सारे कर योग्य होते हैं। तो ये सारी बातें अपन कर चुके थे इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 नामक लेक्चर में। तो आप लोग रिवीजन करने के लिए पार्ट 1 का जो लेक्चर है वो इससे पहले देख लें और उसके बाद कंटिन्यू में पार्ट 2 का लेक्चर देख लें, सुन लें, ताकि अब तक की सारी क्लास अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। आज इस पार्ट 2 नाम के चैप्टर में अपन जो बात कर रहे हैं वो है नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अलाउंसेज, भत्ते। अलाउंसेज यानी भत्ते। भत्ते कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो भत्ते होते क्या हैं, जो अपन ने पिछली क्लास में सीखा था कि कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त अपनी जो महंगाई बढ़ रही है और अपने जो जीवन निर्वाह के खर्चे हैं, अन्य जो खर्चे हैं, उन खर्चों की पूर्ति के लिए एक निश्चित राशि प्रति माह के दर से दी जाती है, वो भत्ते कहलाते हैं। वेतन के अतिरिक्त निश्चित राशि जो प्रति माह दी जाती है वो सामान्यतः भत्ते कहलाते हैं। अब इन भत्तों में कौन कौन से भत्ते हैं और कौन से कर योग्य हैं, कौन से कर मुक्त हैं, ये सारी कंप्लीट चर्चा आज अपन करेंगे। वेतन शीर्षक की आय में अलाउंसेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आइए बात करते हैं भत्ते। तो देखिए, भत्ते यानी अलाउंसेज, और अलाउंसेज यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जितने भी अलाउंसेज हैं उनको 3 कैटेगरी में। सबसे पहला पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे भत्ते हैं जो किसी भी कर्मचारी को मिले और चाहे कितनी भी राशि में मिले, जितनी भी राशि है वो सारी की सारी फुली टैक्स फ्री होती है, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। दूसरे प्रकार के भत्ते हैं पूर्णतः कर योग्य भत्ते। पहले के जस्ट विपरीत,
पूर्णतः कर योग्य यानी जितनी भी राशि मिलती हैं वो सारी की सारी फुली टैक्सेबल होती है। ये लिस्ट महत्वपूर्ण है, हमें याद रखनी है कि पूर्णतः कर योग्य भत्ते कौन कौन से होते हैं। और तीसरे प्रकार के भत्ते हमने बनाए हैं यहाँ पर कि खर्च की गई राशि तक कर मुक्त अथवा निश्चित राशि तक कर मुक्त भत्ते। कि कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जिसमें से जितनी राशि खर्च कर दी जाती है उतनी कर मुक्त होती हैं, और कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जो एक निश्चित राशि तक तो कर मुक्त होते हैं लेकिन निश्चित राशि से अधिक जो प्राप्त हो रहा है भत्ता वो कर योग्य होता है। तो ये कौन कौन से भत्ते हैं? सबसे पहले देखिए पूर्णतः कर मुक्त भत्ते कौन से हैं। जो कर मुक्त भत्ते हैं उन भत्तों में सबसे पहला है सरकारी कर्मचारी को विदेश भत्ता। विदेश भत्ते का तात्पर्य ये हुआ कि यदि कोई कर्मचारी विदेश में अपॉइंटेड हैं, भारत का नागरिक, भारत सरकार ने उसे विदेश सेवा में विदेश में नियुक्त कर रखा है और वो विदेश में रह रहा है, तो ऐसे कर्मचारी को विदेश में रहने के कारण से जो विदेश का भत्ता अलग से दिया जा रहा है वो सरकारी कर्मचारी होने पर पूर्णतः कर मुक्त हैं। दूसरा है न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता एवं आवास भत्ता। ये दो प्रकार के भत्ते हैं, एक है सत्कार भत्ते के नाम से और दूसरा आवास भत्ते के नाम से। जो भत्ता दिया जाता है न्यायालय के न्यायाधीशों को, चाहे वो कोई सा भी न्यायालय हो, तो ये सारा का सारा कर मुक्त है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते। संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का यदि कोई कर्मचारी है और उस कर्मचारी को यूएनओ कुछ कोई भी भत्ता दे रहा है, भारत में यदि वो रह रहा है और भारत में यूएनओ उसे भत्ता दे रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से दिए गए सारे भत्ते कर मुक्त हैं। इसी तरह जैसे कि यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी तरीके से सार्क देश हैं जो एशियन कंट्रीज हैं, उन एशिया महाद्वीप के देशों ने मिलकर के एक सार्क नाम का एक संगठन बनाया है और उस संगठन के जो कर्मचारी हैं उनको जो भत्ते उस संगठन के द्वारा सार्क द्वारा दिए जाते हैं वो सारे कर मुक्त हैं। पांचवा और अंतिम प्रकार का भत्ता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भत्ते। संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है और जो अन्य सदस्य होते हैं उनको जितने भी भत्ते दिए जाते हैं वो सारे के सारे कर मुक्त होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। तो ये सारी लिस्ट हैं जिनको याद रखना है कि ये भत्ते खास तौर से सरकारी कर्मचारी और विविध प्रकार के संगठन और न्यायालय के कर्मचारियों के लिए ये भत्ते कर मुक्त है। बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए कोई भी ऐसा भत्ता नहीं है जो पूर्णतः कर मुक्त हो। तो अब बात करते हैं अपन पूर्णतः कर योग्य। पूर्णतः कर योग्य भत्तों में सबसे पहला आता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता अक्सर सभी कर्मचारियों को दिया जाता है और ये महंगाई बढ़ने के साथ साथ महंगाई सूचकांकों के आधार पर दिया जाता है, परंतु याद ये रखना है कि ये महंगाई भत्ता डीए यानी डियरनेस अलाउंस सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। इसी तरीके से नगर क्षतिपूरक भत्ता सीसीए यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस, परिवहन भत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस, भोजन भत्ता, डेपुटेशन नौकर वार्डन प्रॉक्टर आदि का भत्ता, अधिक समय कार्य करने का भत्ता ओवर टाइम अलाउंस, अंतरिम राहत इंटरिम रिलीफ, मनोरंजन भत्ता और अन्य समस्त भत्ते जो स्पष्टतया कर मुक्त घोषित नहीं हैं वो सारे के सारे भत्ते कर योग्य होते हैं। तो कर योग्य भत्तों में कुछ भत्तों की लिस्ट अपन ने बनाई है और लास्ट पॉइंट नंबर 9 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य समस्त भत्ते जो स्पष्टतया कर मुक्त घोषित नहीं है अर्थात इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में भी नहीं है, तो जो बचे हुए सारे भत्ते रह गए वो पूर्णतः कर योग्य होते हैं, ये याद रखना है। अब कुछ ऐसे भत्ते हैं जो खर्च की गई राशि तक कर मुक्त होते हैं। खर्च की गई राशि तक कर मुक्त कौन से भत्ते होते हैं, इसके लिए ये ध्यान रखना है कि किसी भी कर्मचारी को
अपने ड्यूटी से संबंधित कार्य पूरा करने के लिए यानी कर्तव्य पालन हेतु जो कोई खर्चा किया जाता है कर्मचारी के द्वारा और उस खर्चे की पूर्ति के लिए यदि कोई भत्ता दिया जाता है, जैसे यात्रा भत्ता, तो यात्रा भत्ते का मतलब क्या हुआ कि कर्मचारी अपनी नौकरी या अपने कार्य के लिए कोई यात्रा करता है तो उसे यात्रा भत्ता दिया जाता है। जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर जो होते हैं, वो एमआर हर एक डॉक्टर से मिलने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक जाते हैं। तो ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपनी यात्रा कार्य के लिए करनी पड़ती हैं और उस कार्य के लिए जो यात्रा की जाती है उसके लिए यदि कोई भत्ता दिया जाता है तो उस भत्ते में से जितना पैसा कर्मचारी ने खर्च कर दिया वो सारा का सारा कर मुक्त है और जितना पैसा कर्मचारी ने बचा लिया, प्राप्त भत्ते में से जितना पैसा कर्मचारी ने बचा लिया वो उसके लिए टैक्सेबल होता है। इसी तरीके से दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, वर्दी भत्ता, ये कुछ ऐसे भत्तों के नाम हैं जो कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ता है और उस खर्च की पूर्ति के लिए भत्ता मिलता है। ये सारा का सारा जितना पैसा कर्मचारी खर्च कर दे, खास बात यह ध्यान रखनी है कि यदि हमें प्रश्न में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है कि कर्मचारी ने कितना पैसा खर्च किया है, तब हम यह मानेंगे कि कर्मचारी को अपने कार्य के लिए जितना भी पैसा ये मिला है वो सारा का सारा उसने खर्च कर दिया है और खर्च कर दिया है यह मानते हुए उसके लिए ये पूरी राशि कर मुक्त कर देंगे। अब ये एक तरफ तो है कर्तव्य पालन के लिए जो भत्ता मिल रहा है और दूसरी तरफ है निजी व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ता मिल रहा है। तो निजी व्ययों के लिए पूर्ति के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो एक निश्चित राशि तक कर मुक्त होते हैं और कर्तव्य पालन के लिए जो भत्ते मिलते हैं वो खर्च की गई राशि तक कर मुक्त हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नाम हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। याद रखना है कि भत्ते का उद्देश्य क्या है। यात्रा भत्ता जैसे हैं, यात्रा भत्ता यदि कर्तव्य पालन के लिए मिल रहा है तब तो खर्च की गई राशि तक कर मुक्त है। यात्रा भत्ता यदि अपने निजी कार्य के लिए की गई यात्रा के संबंध में मिल रहा है तो निश्चित राशि तक कर मुक्त है, अन्यथा निश्चित राशि की यदि कोई सूचना नहीं है तो पूरा का पूरा कर योग्य है। इसी तरीके से यात्रा भत्ते की जगह परिवहन भत्ता किसी कर्मचारी को फिक्स दिया जा रहा है और उसका वो किस तरीके से यूज करता है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई सूचना नहीं है, तो ये परिवहन भत्ता सारा का सारा कर योग्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भत्ते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से भत्ते हैं जो निजी व्ययों की पूर्ति के लिए मिलते हैं और निजी व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ते मिलते हैं उनमें से कौन से भत्ते कितनी राशि तक कर मुक्त है। उनमें सबसे पहला है बाल शैक्षणिक भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए अगर भत्ता दिया जाता है तो ये निजी व्यय हो गया, क्योंकि कर्मचारी के बच्चे हैं तो कर्मचारी के बच्चे हैं तो कर्मचारी खर्च करेगा उनकी शिक्षा के लिए। लेकिन फिर भी शिक्षा के उद्देश्य से यदि कोई भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए कर मुक्त होता है, तक कर मुक्त होता है। आधी की राशि कर योग्य होती है। जैसे मान लीजिए किसी कर्मचारी को यदि 400 रुपये पर मंथ भत्ता मिला और पर चाइल्ड और फॉर 3 चाइल्ड 3 बच्चों के लिए, तो नियमानुसार क्या करना है, 100 रुपये प्रति माह कर मुक्त है, लेकिन वो भी कितने के लिए, 2 बच्चों के लिए। तो 100 रुपये प्रति माह 2 बच्चों के लिए 200 रुपये प्रति माह हो गया, ये तो कर मुक्त है। बाकी जो बच गया कि 2 बच्चों के लिए तो ये 300 रुपये, 400 में से 100 रुपये कर मुक्त है तो 300 रुपये, और तीसरे बच्चे के लिए पूरे 400 रुपये। तो इस तरीके से जो आधी की राशि है वो कर योग्य हो जाएगी बाल शैक्षणिक भत्ते के लिए। इसी तरीके से जैसे बाल शैक्षणिक भत्ता है उसी तरीके से हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए यदि कोई भत्ता मिलता है, कर्मचारी के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं अथवा नहीं रह रहे हैं, यह कहीं महत्वपूर्ण नहीं है।
कर्मचारी के बच्चों के हॉस्टल के खर्चों को पूरा करने के लिए यदि भत्ता दिया जाता है तो ऐसा भत्ता 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा और अधिकतम 2 बच्चों के लिए ये कर मुक्त होता है। इससे अधिक राशि यदि मिलती है तो वो सारी की सारी कर योग्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगला भत्ता है परिवहन व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों का भत्ता। ये ध्यान रखना है, ऐसे कर्मचारी जो परिवहन व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट में लगे हुए, जैसे ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये तो इस प्रकार के कर्मचारियों को यदि परिवहन भत्ता दिया जाता है तो वो प्राप्त भत्ते का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रति माह, जो दोनों में से कम हो वो तो कर मुक्त है, और इससे भी जो अधिक राशि है वो कर योग्य होती है। चौथा भत्ता है जनजाति क्षेत्र भत्ता, अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, एजेंसी क्षेत्र भत्ता। इस तरीके से कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन खास तौर से ये भत्ता ऐसे क्षेत्रों के लिए दिया जाता है जो कि दूरस्थ हैं। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में डूंगरपुर का क्षेत्र है, लेकिन ये भत्ता राजस्थान में कर मुक्त नहीं है। एमपी, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि 9 राज्य हैं, और इन 9 राज्यों में ये 200 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। 200 रुपये से जितना ज़्यादा मिलेगा वो सारा कर योग्य हो जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे भत्ते हैं जिनके लिए राशियां तय की गई है, लेकिन उनमें से अधिकतर भत्ते राजस्थान में कर मुक्त नहीं हैं। इसी तरह अगला है हमारे पास 5वां नंबर जो लिखा है पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, हिली एरिया अलाउंस, या असामान्य प्रकृति की जलवायु का क्षेत्र भत्ता। ये सारे भत्ते जो हैं वो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर कर मुक्त होते हैं कि सामान्यतः अधिक ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है उस पर जलवायु विपरीत होने के कारण से रहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है। जैसे कि हमने लिखा है कुछ उदाहरण के लिए कि समुद्र तल से 1000 मीटर या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए ये भत्ता 300 रुपये प्रति माह कर मुक्त है। यदि ऊंचाई 9000 मीटर या अधिक है तो 800 रुपये कर मुक्त है। इसी तरह सियाचिन क्षेत्र जो 9000 क्या 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, 10,000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हैं, वहाँ सियाचिन क्षेत्र के लिए ये 7,000 रुपये तक कर मुक्त हैं। उपरोक्त प्रकार के कुछ अन्य भत्ते विशिष्ट क्षेत्रों के लिए निश्चित राशि तक कर मुक्त होते हैं, परंतु राजस्थान राज्य में कर मुक्ति का लाभ नहीं मिलता है। आपके पास जो बुक है पटेल चौधरी की, यदि बुक है तो पटेल चौधरी की बुक में पृष्ठ संख्या 85 से लेके 86 में आप जरूर इनकी डिटेल देख लेना एक बार, और याद रखने की कोशिश करना कि कौन कौन से ऐसे भत्ते हैं जो निर्धारित राशि तक कर मुक्त हैं। पृष्ठ संख्या 85 से 86। अब जो महत्वपूर्ण भत्ता है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, लगभग हर एक क्वेश्चन में ये आता है और कैलकुलेशन करना भी हम सीख रहे हैं, और वो है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता देखिए, पहले अपन एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि किसी भी कर्मचारी को या तो मकान किराया भत्ता मिलता है अथवा मकान में रहने की सुविधा मिलती है। तो सुविधा की चर्चा अपन बाद में करेंगे अनुलाभों के तहत। अभी बात कर रहे हैं मकान किराया भत्ता, यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसको HRA कह रहे हैं। ये मकान किराया भत्ता जो है ये कुछ राशि तक कर मुक्त होता है, और कर मुक्त राशि की गणना हमें अलग करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ लिखा है HRA रिसीव्ड कितना हुआ, यानी हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त कितना हुआ, उसमें से माइनस टैक्स फ्री कितना है वो घटा देंगे, और टैक्स फ्री घटाने के बाद जो बचेगी वो टैक्सेबल अमाउंट आएगी। तो अब प्रश्न ये है कि ये टैक्स फ्री HRA कितना होता है। इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। नंबर ए HRA रिसीव्ड कितना हुआ, नंबर बी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अर्थात कर्मचारी यदि किराए के मकान में रहता है तो उसने किराया कितना चुकाया, और जो किराया चुकाया उसमें से वेतन का 10% घटा देंगे, तो नंबर बी आ जाएगी हमारे पास। नंबर सी 40% और 50% ऑफ सैलरी। ये 40% या 50%, 50% कब लेंगे, याद रखना है कि जबकि 4 महानगरों में से
कहीं पर कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा हो। 4 महानगर अपन जानते हैं, दिल्ली, उसके बाद चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, ये 4 महानगर हैं। इनमें से यदि कहीं कर्मचारी रह रहा है तब तो 50% ऑफ सैलरी, अन्यथा 40%। अब ये जो ए बी सी 3 राशियां हमारे पास आ गई, इन तीनों में से सबसे कम वाली राशि विच एवर इज लोअर, वो तो टैक्स फ्री हो जाएगी और टैक्स फ्री घटाने के बाद आ जाएगा टैक्सेबल। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो 10% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, 50% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, 40% ऑफ सैलरी ले रहे हैं, तो यहाँ इस सैलरी का क्या मतलब है, वेतन में क्या क्या शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए, सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये 3 चीजें। लेकिन डीए के साथ शर्त है कि यहाँ वेतन में डीए को तभी शामिल करेंगे जबकि वो सेवा शर्तों में हो। यदि सेवा शर्तों के अनुसार डीए नहीं है तो इसे शामिल नहीं करेंगे। अब ये डीए सेवा शर्तों के अनुसार कब माना जाता है, ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित दशाओं में डीए सेवा शर्तों के अनुसार माना जाएगा, याद रखना है। यदि डीए सेवा शर्तों के अनुसार है तो यहाँ सैलरी में जोड़ेंगे और फिर जोड़ने के बाद 10% निकालेंगे। यदि डीए सेवा शर्तों में नहीं है तो सैलरी में इसको नहीं जोड़ेंगे, अर्थात बेसिक सैलरी और कमीशन का ही 10% लेंगे। तो ये कौन सी दशाएं हैं? नंबर पहला, जबकि प्रश्न में स्पष्ट सूचना हो कि डीए सेवा शर्तों के अनुसार है। याद रखना, सेवा नियम अलग होते हैं, सेवा नियम के अनुसार सभी राशियां मिलती है। एचआरए भी सेवा नियम के अनुसार है, कमीशन भी सेवा, सभी जो भी कर्मचारी को मिलता है वो सेवा नियम। लेकिन हम यहाँ डीए के लिए बात सेवा नियम की नहीं कर रहे हैं बल्कि सेवा शर्तों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है कि यदि प्रश्न में यह सूचना है कि प्रोविडेंट फंड पीएफ के लाभों के लिए अथवा सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए डीए को वेतन का भाग माना जाता है, तो इस लाइन का तात्पर्य, इस सूचना का तात्पर्य यह हुआ कि डीए सेवा शर्तों में है। और डीए सेवा शर्तों में है तब तो यहाँ सैलरी में शामिल करेंगे, अन्यथा सैलरी में शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ए बी सी 3 राशियां ज्ञात करेंगे। तीनों में से जो कम वाली राशि है वो कर मुक्त हो जाएगी और बाकी जो बचा हुआ है वो कर योग्य हो जाएगा। अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं। ये प्रश्न है, देखिए कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करदाता सी की वेतन की सकल आय की गणना करनी है। सूचना दी हुई है, वार्षिक वेतन 1 वर्ष का यानी गत वर्ष का वेतन 2,88,000, एनुअल डीए भी है 24,000, बोनस 24,000 और एचआरए मिल रहा है 1,44,000, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे। एचआरए की कर मुक्त राशि की गणना करनी पड़ेगी। और एक्चुअल रेंट पेड यानी कर्मचारी जिस मकान में रहता है उसका किराया कितना चुका है, 1,68,000। अब कर्मचारी जयपुर में कार्यरत है तो 4 महानगरों में नहीं है, 4 महानगरों के अलावा है, इसलिए वेतन का 40% पॉइंट नंबर सी में। एवं प्रोविडेंट फंड के लिए डीए को वेतन में शामिल किया जाता है, इसका तात्पर्य ये डीए सेवा शर्तों के अनुसार है, इसलिए डीए भी वेतन में शामिल करेंगे। तो अब सर्वप्रथम इस क्वेश्चन का जब हल करते हैं, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जब हल करते हैं तो सर्वप्रथम ये सॉल्यूशन यहां से, सर्वप्रथम एचआरए के लिए वेतन की गणना करेंगे। एचआरए के लिए वेतन होता है बेसिक प्लस डीए सेवा शर्तों में होने पर प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो इस प्रश्न में कमीशन ऑन सेल्स की सूचना नहीं है। बेसिक 2,88,000 रुपये, डीए सेवा शर्तों में है, प्रश्न में लिखा हुआ है ये कौन सा, पीएफ वाली बात, तो सेवा शर्तों में है इसलिए 24,000 रुपये डीए भी जोड़ लिया। तो मकान किराया भत्ते के उद्देश्य से वेतन हुआ 3,12,000 रुपये। एचआरए की कर मुक्त राशि की गणना करते हैं। नंबर ए, एचआरए रिसीव्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,44,000। रेंट पेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,68,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी 3,12,000 का 10% बराबर आ गया
1,68,000 में से 31,200 घटाए तो 1,36,800। नंबर सी, 40% ऑफ सैलरी, क्योंकि जयपुर में है इसलिए 50% नहीं लेंगे, 50% 4 महानगरों के लिए है। तो 40% ऑफ सैलरी बराबर 3,12,000 का 40%, 1,24,800। पॉइंट नंबर ए में 1,44,000, पॉइंट नंबर बी में 1,36,800, पॉइंट नंबर सी में 1,24,800। इन तीनों में से कम वाली राशि 1,24,800 ये कर मुक्त है, बाकी की कर योग्य है। अब हम गणना करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, यही प्रश्न में पूछा हुआ है। तो ग्रॉस इनकम में सबसे पहले ले लिया बेसिक सैलरी 2,88,000। डीए पूर्णतः कर योग्य होता है। यहाँ पर जब अपन टैक्सेबल या ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करें तो हमेशा कर योग्य होता है, चाहे वो सेवा शर्तों में है चाहे वो सेवा शर्तों में नहीं है। सेवा शर्तों की बात केवल यहाँ HRA के लिए लागू होती है। ये HRA के लिए जो कैलकुलेशन की थी उसमें सेवा शर्तों की जरूरत है। तो यहाँ डीए ले लिया 24,000, बोनस पूर्णतः कर योग्य होता है 24,000। HRA हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना हुआ 1,44,000। लेस टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर 1,24,800। तो ये 1,44,000 में से 1,24,800 घटाने के बाद बच गया 19,200, ये टैक्सेबल के कॉलम में। इन सब का टोटल कर लिया और ये कहलाएगी 3,55,200 रुपये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये ग्रॉस इनकम की गणना अपन इस तरीके से करते हैं कि टैक्स फ्री राशियों को घटा देते हैं, छोड़ देते हैं, और बाकी जो टैक्सेबल राशियां हैं वो सारी टैक्सेबल राशियां लेते हुए यहाँ पर हम कर योग्य यानी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी की गणना कर लेते हैं। तो मित्रों, आज इस लेक्चर में अपन इतनी बात करेंगे। अब आगामी लेक्चर में सैलरी हेड की जो महत्वपूर्ण प्राप्तियां हैं और उनमें से कौन सी कर मुक्त है, कौन सी कर योग्य है, कर मुक्त कैलकुलेट करने के नियम क्या है, ये सारी बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। जब तक आप इस लेक्चर में बताई हुई बातों के आधार पर अपनी टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन हल करके, उदाहरण हल करके यहाँ तक की बातें तैयार कर लीजिए, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।